जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक ऐसी एयरलाइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सबसे ऊंची उड़ान भरी मगर अब वो ज़मीन पर है, जो एक टाइम पर सबसे सक्सेसफुल एयरलाइंस में से एक थी लेकिन आज कर्जों में डूबी हुई है। हम बात करने वाले हैं जेट एयरवेज की। हम जानेंगे इस वीडियो में कि जेट एयरवेज क्यों डूब रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, हमारे स्टोरी के जो नायक है, जो हीरो है, वो है नरेश गोयल। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ कैशियर की थी अपने अंकल के ट्रैवल एजेंसी में। अब देखिए, 1991 से पहले हमारे देश में जो कानून है वो काफ़ी सख्त थे अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो। लेकिन 1991 में हमारे यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि हमने नए बिजनेस शुरू करने के लिए लिबरल रुख अपनाया। और दूसरा ये कि जो भी प्राइवेट तरीके से बिजनेस करना चाहते थे उन्हें हमने आगे बढ़ावा दिया। और जो दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, इसके लिए हमने ग्लोबलाइजेशन ये रुख अपनाया। अब इसी से शुरुआत होती है जेट एयरवेज की। 1994 में नरेश गोयल को 60% शेयर जो है वो मिलते हैं, गल्फ एयर को 20% मिलते हैं और कुवैत एयरवेज को 20% मिलते हैं। तो इस तरीके से जेट एयरवेज पूरी रफ्तार से टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी और हुआ वही। जेट एयरवेज को 1995 में स्केड्यूल एयरलाइन का स्टेटस मिल गया और गोयल साहब आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। और उस वक्त जेट एयरवेज की कंपटीशन में कोई भी नहीं था। और फास्ट फॉरवर्ड में हम आते हैं 2004 में, जहां पर 5/20 रूल ये लाया गया। अब 5/20 रूल क्या था? जिस एयरलाइन को ऑपरेशनल हुए 5 साल हुए हैं और उनके पास अगर 20 एयरक्राफ्ट्स है तो वो भारत के बाहर भी जो अपनी फ्लाइट्स है वो ऑपरेट कर सकती है। और हुआ वही, जेट एयरवेज ने ग्लोबलाइजेशन का रुख अपनाया और सिर्फ भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी जेट एयरवेज ट्रैवल करने लगी। 2004 में जेट एयरवेज लिस्ट की गई BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और उस वक्त नरेश गोयल के पास 51% शेयर थे। नरेश गोयल का ग्राफ ऊपर ही बढ़ता जा रहा था, टेक ऑफ ही करता जा रहा था। और अगर हम पैसेंजर देखते हैं तो 44% पैसेंजर जो है वो जेट एयरवेज के पास थे। मतलब आप देख सकते हो कि लगभग आधा मार्केट जेट एयरवेज ने कैप्चर किया हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उसी बीच 2 एयरलाइंस की एंट्री होती है, वो है इंडिगो और स्पाइस जेट। अब इंडिगो और स्पाइस जेट को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जेट एयरवेज ने अपना मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है और अगर यहाँ पर जगह बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, बहुत सस्ती टिकटें जो कस्टमर्स हैं उन्हें देनी होगी। और इन्होंने वही शुरू किया। और यहाँ पर अब कंपटीशन होने की वजह से जेट एयरवेज ने भी जो टिकट्स हैं उनके दाम घटाना शुरू कर दिए, डिस्काउंट में टिकट्स देना शुरू कर दी और अलग अलग ऑफर्स कस्टमर्स के लिए लाना शुरू कर दिए। मगर जेट एयरवेज का जो खर्चा है वो ज़्यादा है इंडिगो और स्पाइस जेट के मुकाबले। इस वजह से जेट एयरवेज को इस सस्ते मार्केट में सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। मगर अभी भी जेट एयरवेज टॉप पर थी। फिर उसके बाद जेट एयरवेज कुछ एक्विजिशंस करती है, जैसे कि 2007 में एयर सहारा को एक्वायर करती है $14.5 बिलियन में और इसे नाम दिया जाता है जेट लाइट। मगर 2007 तक आते आते जो कंपटीशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जहां पर 44% कस्टमर रिटेंशन था जेट एयरवेज के पास, अब वो घटकर 27.7% पर आ चुका था। और उसी के साथ हमें ये भी नहीं भूलना है कि 2007-2008 में ग्लोबल स्लोडाउन भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर बड़ी बड़ी एयरलाइंस जैसे किंगफिशर, इसे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी के साथ साथ 2009 में जेट एयरवेज लॉन्च करते हैं जेट कनेक्ट लो कॉस्ट ब्रांड। यहाँ पर जो टिकट्स है वो सस्ते दामों पर देना शुरू कर दिया। मगर ये आइडिया नुकसानदायक रहा जेट एयरवेज के लिए। उसके बाद 2012 की अगर हम बात करते हैं तो जेट एयरवेज ने जेट लाइट और जेट कनेक्ट दोनों को मर्ज कर दिया। मगर अब जेट एयरवेज कर्जों में डूबती जा रही थी, लॉस झेल रही थी। जहां एक तरफ इंडिगो, स्पाइस जेट ये अपना मार्केट बढ़ा रहे थे, वहीं जेट एयरवेज जिसका मार्केट इतना हाई था उसका मार्केट कम होता जा रहा था। और
उस पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, लॉसेस बढ़ते ही जा रहे थे। अब ग्लोबल रिसेशन को कम करने के लिए भारत सरकार ने एफडीआई में छूट दे दी। इसी का फायदा उठाते हुए नरेश गोयल ने 2013 में 24% स्टेक जेट एयरवेज के इथार्ड एयरवेज को सेल कर दिए $379 मिलियन में। उन्हें लगा कि अब ये जो डील है ये जेट एयरवेज को फिर से लाइन पर लेकर आ जाएगी। मगर जेट एयरवेज का बुरा वक्त इतने आसानी से कहाँ जाने वाला था। जेट एयरवेज के साथ एक के बाद एक हादसे होने लगे, एक्सीडेंट्स होने लगे, जिससे कि कस्टमर्स में नेगेटिव रिव्यूज़ फैलना शुरू हो गए। लोग प्रीफर नहीं करते थे जेट एयरवेज, उसकी जगह पे अगर थोड़ी सस्ती टिकट दूसरे एयरलाइन की भी मिलती थी तो उसे वो प्रीफर करना पसंद करते थे। तो इससे भी जेट एयरवेज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उसी के साथ साथ अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इस वजह से जेट एयरवेज अपनी जो टिकट्स है वो कम भी नहीं कर पा रही थी, और जो दूसरी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर आ रही थी दूसरे एयरलाइंस की तरफ से, वहाँ वो सस्टेन भी नहीं कर पा रही थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से भारी नुकसान जेट एयरवेज को सहना पड़ा। अब इन नुकसान के चलते जेट एयरवेज अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रॉपर सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। जो पायलट्स है, जो एयर होस्टेस है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी वक्त पर, जिस वजह से आधे लोग दूसरी एयरलाइन में जॉब ढूंढने के लिए चले गए, और जो लोग जेट एयरवेज में काम कर रहे थे उन्होंने एक स्ट्राइक जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। और इस वजह से जेट एयरवेज के 50% फ्लाइट प्लेन वो ग्राउंडेड रहने लगे। मतलब एक वक्त पर तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाली एयरलाइन आज जमीन पर खड़ी है। 2019 की मार्च तक नरेश गोयल को 3000 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो चुकाना था। मतलब जेट एयरवेज बंद होने की कगार पर। लेकिन अगर कोई भी बड़ी कंपनी सीधे तरीके से बंद हो जाती है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और जेट एयरवेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 16,000 डायरेक्ट जॉब्स थे, और उसी के साथ साथ 6,000 करोड़ का डेट। इसके रिस्पॉन्स में नरेश गोयल ने रेसिग्नेशन दे दिया। अब ये जो केस है ये सीधा जाना था बैंक करप्सी कोर्ट में, मगर आप सभी जानते हैं 2019 में इलेक्शंस आने वाले हैं, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि ऐसी सिचुएशन में कोई बड़ा बैंक करप्सी केस सामने आए। तो इसी वजह से सभी ने कहा कि कोई रेस्क्यू प्लान हम यहाँ पर निकालते हैं। अब इसमें प्लान क्या हो सकता है कि आप पैसा बाहर से इंड्यूस करो। तो यहाँ पर एक प्लान निकल कर आता है, वो है ऑक्शन का। मतलब 1500 करोड़ यहाँ पर इंड्यूस किए जाएंगे, जिससे कि हो सकता है जेट एयरवेज फिर से ट्रैक पर आ जाए। मगर इसके तहत जो भी इन्वेस्टर 1500 करोड़ यहाँ पर इंड्यूस करेगा उसके पास जेट एयरवेज के 51% स्टेक आ जाएंगे, और नरेश गोयल के यहाँ पे जो स्टेक है वो सीधे तरीके से 25% पर आ जाएंगे। जो इथार्ड एयरलाइंस है उन्होंने इस बारे में अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं या फिर इस रेस में दौड़ते रहेंगे और कुछ पैसा यहाँ पर इंड्यूस करेंगे। मगर देखिए यहाँ पर जो ऑक्शन है ये भी बड़ा मुश्किलदायक हो सकता है, क्योंकि अगर हम शेयर की बात करते हैं तो 15 जैन 2018 को जेट एयरवेज के शेयर की कीमत 821 रुपीज़ थी, मगर एक ही साल में मतलब 11 जैन 2019 को इस शेयर की कीमत 253 हो गई, और ये शेयर की कीमत घटकर 150 तक आ सकती है, ऐसा अनुमान है। मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी बुरी हालत जेट एयरवेज की आज के तारीख में हो गई है, और बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर इंड्यूस करना पड़ेगा। बैंक को यहाँ पर बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी किंगफिशर एयरलाइंस का केस हमारे सामने है। तो इस पर जो भी अपडेट आता है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो जेट एयरवेज का सिनारियो है ये पता चल गया होगा, क्यों क्राइसिस आए हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।